स्मोकिंग और बीड़ी स्मोकिंग। ठीक है, क्योंकि फॉरेन बुक्स में क्या दिया रहता है, सिगरेट स्मोकिंग। फॉरेन वाले बीड़ी तो पीते नहीं है कि नहीं, बीड़ी तो इंडियन वाले ही पीते हैं, या जो मतलब जो आसपास के अपने कंट्रीज हैं, जो समझ लो मतलब जैसे मुझे नहीं मालूम श्रीलंका में नेपाल में आप पीते कि नहीं पीते, मगर इंडिया में तो आपको पता है बीड़ी पीते हैं। ठीक है, उसमें भी डायरेक्टली वो होता है, क्या बोलते हैं, टोबैको होता है। तो सबसे बड़ा कॉज क्या है, टोबैको स्मोक। ठीक है, दूसरा है बेटा एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पूरे हिंदुस्तान का। तीसरा है केमिकल फ्यूम्स एंड डस्ट। ठीक है, केमिकल फ्यूम्स एंड डस्ट। ठीक है, देखो ये तो कॉज हो गए। ठीक, ऐसे सेवरल कॉजेज आर देयर, मगर ये कुछ कॉजेज है जो कि इंपॉर्टेंट है एम्फाइसीमा के लिए। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एम्फाइसीमा में होता क्या है। ठीक है, देखो फिर एक लंग्स बनाऊंगा थोड़ा सा बड़ा। दिस इज लंग्स, ये तुम्हारी ब्रोंकाई यहाँ घुस रही है। फिर वही कहानी, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। फिर यहाँ एल्वोलर डक्ट, इसको लाल से बना देते हैं ताकि दोनों का डिफरेंस आप बेहतर तरीके से समझ सकें। तो यहाँ आते आते और सब पतला हो जाता है बेटा। ये है ये एल्वोलर डक्ट और ये है एल्वोलर सैक्स। जिनको नहीं पता है वो हमारी पिछली वीडियो जाकर लगाएंगे, जिससे मैंने इसकी पूरी आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बताई है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया था, दिस इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर। क्रोनिक बोले तो लगातार, मान लो किसी को जो एयर का पॉल्यूशन है ना, जैसे डस्ट का जो पॉल्यूशन है, आप डेली चलते बहुत डस्ट में रहते हैं, बहुत डस्ट में काम कर रहे हैं, या हम लोग आते जाते हैं हमारी साइड इधर तो बहुत ज़्यादा डस्ट है, मतलब रोड पे आप निकल जाइए तो आपको पाउडर खरीदने की लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपको रोड पाउडर लगवा देगी। ठीक है, अब वो डस्ट पार्टिकल्स लगातार हमारे नोज से क्या हो रहा है बेटा, अंदर घुस रहे हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अंदर घुस रहे हैं, मतलब बहुत एक लॉन्ग टर्म से, मे बी 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर। या जो लोग सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं वो लोग डायरेक्टली जो उसका टोबैको का जो फ्यूम होता है, डायरेक्टली उसको अंदर इनहेल कर लेते हैं। कर रहे 10 साल पी रहे, 15 साल पी रहे, कहते हैं अरे हमें तो कुछ नहीं होता, हम तो 15 साल से पी रहे, आओ दिखाते क्या होता है। ठीक है, नाउ जो कॉजेज मैंने बताया, कोई भी उसमें से एक कॉज हो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रोनिक इरिटेंट है वो, क्रोनिक इरिटेशन हो रहा है उसके अंदर, क्रोनिक इरिटेंट है वो, चाहे वो स्मोक हो, सिगरेट स्मोक हो या डस्ट पार्टिकल, तो कुछ भी हो। जब ये बेटा अंदर आता है आता है आता है तो यहाँ कुछ जमता भी है, जमता है जमता है जमता है जमता है जमता है। ठीक है, अब ऐसा तो होता नहीं कि डेली हम लोग जब शाम को पहुँचते तो अच्छा मुंह धोते फिर ही करके निकालते हैं, ऐसे खांस खांस के जितना भी अंदर मटेरियल वो होता है बाहर उसको निकालते हैं, तो पूरा अंदर का जो इरिटेंट है उसको आप बाहर नहीं निकाल सकते। तो ऐसा होता है कि वो जमता रहेगा जमता रहेगा जमता रहेगा जमता रहेगा जमता रहेगा। या आप अगर स्मोक कर रहे हैं और वो धुआं आके इस पर लड़ता रहेगा लड़ता रहेगा लड़ता रहेगा लड़ता रहेगा लड़ता रहेगा लड़ता रहेगा। आफ्टर 5 ईयर्स 10 ईयर्स क्या होगा, जब ये जमते जमते यहाँ पर ये इरिटेट जम जाएगा बेटा, तो ये इरिटेट इसको यहाँ पर क्या करने लगेगा, ब्रेक करने लगेगा। ठीक है, यानी कि इसके जो सेल्स हैं वो क्या होने लगेंगे, ब्रेक करने लगेंगे। खैर ये सेल्स तो ज़्यादा ब्रेक नहीं होते, ये जो एल्वोलर सेक्स है चूंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है ना, पतली एकदम झिल्ली मेम्ब्रेन होता है, तो ये क्या होता है, ये क्रोनिक इरिटेशन से बेटा ये खराब होने लगता, खराब होने लगता, खराब होने लगता, और इसके अंदर क्या हो जाती, स्कारिंग।
स्कारिंग बोलते हैं, जैसे आप सभी को चोट लगी होगी छोटी मोटी कहीं भी, जब वो चोट हील होती है तो हील होने के बाद आप उस पर क्या देखते हैं, दाग देखते हैं। कोई बहुत ही सुंदर बच्चा है, उसको मान लो गाल पे चोट लग गई तो मम्मी कहती है अरे पता नहीं उसका दाग जाएगा कि नहीं जाएगा, वो बात तो खैर बात की है, लेकिन वो वूंड हील होने के बाद जो दाग पड़ जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्कार। तो यहाँ पर बेटा डेली इरिटेंट जमा होते 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 ये टूटता है, रिपेयर होता है, टूटता है, रिपेयर होता है, टूटता है, रिपेयर होता है, और ये क्या हो जाती है इसकी, उसको बोलते हैं स्कैरिंग। यानी कि जो एक नॉर्मल टिश्यू वो हील होके एक एबनॉर्मल टिश्यू में बदल गया। स्कार का कोई काम नहीं है, ठीक है, स्कार का कोई काम नहीं है। तो ये बार बार टूट के रिपेयर होके, टूट के रिपेयर होके ये यहाँ पर पूरी क्या हो गई, इसकी स्कैरिंग हो गई है, पहली चीज, ठीक है। फिर क्या होता है बेटा, ये जो सैक्स है, ये जो जितने भी सैक्स है ना, ये क्योंकि मैंने तो बहुत दूर दूर देखा है, बहुत दूर दूर नहीं होता, बहुत क्लोज क्लोज होते हैं, ये सब सैक्स क्या हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं। दीज सैक्स गेट रप्चर ना, यहां लिख सकता हूं, सैक्स गेट रप्चर, यानी ये सैक्स क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। जब फट जाते हैं तो कई सारे सैक्स मिलके यहाँ पर ये बड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल सैक्स आर ब्रोक, टूट गया, एंड लार्ज स्पेस हैज बीन मेड, एक बड़ी सी स्पेस बन गई है, ठीक है। मैं भी और इसको रिकैप करूंगा, तब तक आप समझते रहिए। अब देखो, अब जब आप यहाँ से एयर को एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पर एयर यहाँ तक तो आई। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपके आपका जो लंग्स है वो कभी एम्प्टी नहीं होता, क्योंकि आपके लंग्स में हमेशा रेसिडुअल वॉल्यूम बचा रहता है। तो उस रेसिडुअल वॉल्यूम की कुछ यहाँ पर एयर बची है, इसको हम आपके समझने के लिए लिख देते हैं ओल्ड एयर, और ये आप यहां से क्या लेकर आ रहे हैं, फ्रेश एयर। तो बेटा ये जब ओल्ड एयर आप इंस्पायर करके ये फ्रेश एयर जब आप इंस्पायर करके यहां तक लेकर आए हैं, और यहाँ पहले से रेसिडुअल वॉल्यूम यानी कि ओल्ड एयर, पुरानी हवा यहाँ पहले से जमा हो गई। होना तो ये चाहिए कायदे से कि फ्रेश एयर आए, उसका ऑक्सीजन हम ले लें और पुरानी हवा को ड्यूरिंग एक्सहेलेशन हम बाहर निकाल दें, मगर ऐसा हो इसमें इस कंडीशन में ऐसा नहीं हो पाता। यहां पर क्या होता है बेटा कि ओल्ड एयर रिमेन्स इन द सैक्स, एल्वोलर सैक्स, और जो नई हवा आती है वो मान लो यहां तक पूरा पुराना हवा भरा है, यहां तक ये जो नई हवा आती है बस यहीं तक आ पाती है, और थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन मान लो यहाँ पर छोड़ के चली गई। बाकी जब हम एक्सहेल करते हैं तो वो हमारी फ्रेश एयर में से कितना सारा ऑक्सीजन हमने बाहर फेंक दिया, ठीक है। तो ओल्ड एयर रिमेन्स इन द सैक्स, पुरानी हवा इस रिमेन नहीं तो ट्रैप लिखना चाहिए एक्चुअली, ओल्ड एयर ट्रैप, उसी के अंदर क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाती है, और पुरानी हवा क्या है बेटा बाहर निकल नहीं पाती है, ठीक है। अब जब पुरानी हवा बाहर नहीं निकल पाएगी तो तुम्हें मालूम है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन का प्रेशर है, एल्वोलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है, मैंने बताया था 104 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। यहाँ पर ये प्रेशर लगातार 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 डिक्रीज होता है। जब लगातार यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर डिक्रीज होता रहेगा, और यहाँ पर जो कैपिलरीज है जिससे हम सेलुलर डिफ्यूजन जो यहाँ से ऑक्सीजन लेकर जाएंगी, तो जब इसके अंदर ऑक्सीजन बचेगी ही नहीं तो ये ऑक्सीजन कैसे पूरे सेल्स को दे पाएगा। इसका मतलब ये होगा कि जो ऑक्सीजन सेल्स को जानी चाहिए वो भी ऑक्सीजन क्या हो गई, कम हो गई। जब ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हो गया कि पेशेंट का जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होकर एटीपी नहीं बनाएगा। देखो कितनी बड़ी परेशानी हो रही है। पहले तो क्या हुआ था, क्रोनिक इरिटेशन से सारे एल्वोलर साइट क्या हो गए, तो फट गए थे। फट जाने के बाद रिपेयर भी होता है, ऐसा नहीं सेल खुद रिपेयर कर लेता है, ठीक है, खुद क्या रिपेयर करता है। फिर पेशेंट सिम्टम लेकर आएगा, खांसी है, बुखार है, ये है वो, तो डॉक्टर उसको एंटीबायोटिक देगा, और एंटीबायोटिक देने से वो जुड़ जाएंगी, वो हील हो जाएंगे। लेकिन हील क्या होती है, कई सारे एल्वोलर सैक्स मिलकर बड़े से सैक को बना लेते हैं,
अब इतना बड़ा सैक, इतना बड़ा लोटा है, उसके अंदर तुम ऊपर तक पानी डाल लो, फिर उसको सक करना चाह रहे हो, तो वो जितना निकल सकता है उतना निकल जाता है, बाकी उसी के अंदर रह जाता है, वही रह जा रहा है। अब यहाँ ऑक्सीजन का प्रेशर गिरता जा रहा है, जब यहाँ ऑक्सीजन का प्रेशर गिरता जा रहा है तो जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जानी चाहिए वो नहीं जा रही है। जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पा रही तो पहली चीज़ तो ये है कि ग्लूकोज का कन्वर्जन एटीपी पे नहीं हो पा रहा, एनर्जी नहीं मिल पा रही, यानी पेशेंट में सब थका थका रहे दिखाई देगा। बोलेगा साहब खाते तो बहुत है लेकिन हमको थकावट लगती है, ठीक है। और फिर आपको मालूम है ब्लड में ऑक्सीजन नहीं रहने की वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम होगी। पेशेंट कभी ब्लू दिखने लगता है, उसके जो लिप्स होते हैं ब्लू दिखते हैं, उसकी जो क्या बोलते हैं नेल बेड्स होते हैं वो ब्लू दिखती है, ठीक है। उसकी आई जो है वो ब्लू दिखती है। क्यों ब्लू दिखती है? क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही। सोचो कितना खतरनाक है। इसीलिए इसको COPD बोला जाता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। और इसके अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त खांसी होती है, बहुत भयंकर खांसी होती है। जब पेशेंट खांसता मतलब मैं तो नहीं निकाल पा रहा हूँ, इतनी बुरी तरीके से खांसता है कि पूरे घर में सुनाई देगा। उस कफ को हम क्या बोलते हैं? स्मोकर्स कफ। तो ये ध्यान रहे स्मोकर्स कफ किस में होता है? एम्फाइसीमा में है। एम्फाइसीमा इज अ काइंड ऑफ COPD। COPD मतलब होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, ठीक है। ट्रीटमेंट इसका यही है भाई आप सिगरेट मत पियो, और अगर मान लो ऐसा हो भी गया है आप डस्ट से दूर रहो। अगर इनकेस ऐसा हो भी गया है तो होने के बाद कोई दिक्कत नहीं, आप एटलीस्ट इमीडिएट ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बाकी ट्रीटमेंट अपने को यहाँ पढ़ना नहीं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नो लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपने को पढ़ना ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अब ये नाम से आप समझ रहे हैं, ठीक है, इसको आप नाम से ही समझ रहे हैं। इसका कॉज स्मोक, है ना, डस्ट और डस्ट। ये डस्ट कहाँ से देखते बेटा? डस्ट ऑफ फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज कौन सी? मान ली सीमेंट फैक्ट्री, ठीक है, ऐसे कई सारी फैक्ट्रीज रहती है जिसका डस्ट रहता है, ठीक है। फिर फायर्स है, माइनिंग है, माइनिंग जो गड्ढा करते हैं ना, माइनिंग है, फायर्स है, ठीक है। और कभी कभी एग्रीकल्चर भी है, कभी एंड एग्रीकल्चर। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। अब इसके टाइप्स, नंबर 1, अधिकतर जो माइनिंग में, कोल माइंस में जो लोग काम करते हैं, है ना, जो लोग कोल वर्कर्स होते हैं, उनके अंदर बेटा कोल माइनिंग, ये मैं इसको आप लिख लो क्योंकि ये थोड़ा सा आता है ना। कोल माइनिंग में जो लोग काम करते हैं उनको जो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है उसे बोलते हैं न्यूमो, लेट मी चेक, कोनियोसिस, हाँ, न्यूमो कोनियोसिस, ठीक है। कोल माइनिंग वाले जो वो होते हैं, स्टाफ्स होते हैं या जो लेबर्स होते हैं जो कोल के अंदर जाते हैं, उनको अक्सर ये बीमारी होती है न्यूमोकोनियोसिस। इसको हम लोग बेटा बोलते हैं ब्लैक लंग डिसऑर्डर या ब्लैक लंग डिजीज, ठीक है। फिर आपको मालूम है जहाँ पर एस्बेस्टस वगैरह का काम हो रहा है ना। एस्बेस्टस एक तरीके का क्या बोलना चाहिए उसे, केमिकल है। जब एस्बेस्टस से काम हो रहा है और एस्बेस्टस से जो वहाँ के वर्कर थे उसका डस्ट सूंघ के उनके लक्ष्य में भर जाता है, तो उससे होने वाली बीमारी को हम बोलते हैं एस्बेस्टियोसिस। एस्बेस्टियोसिस बोलते हैं। ऐसे बहुत सारी हैं कि जो लोग सिलिका की कंपनी में काम करते हैं, जहाँ पर सिलिका का काम हो रहा है, सिलिका का काम हो रहा है, उसमें जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है उसे बोलते हैं सिलिकोलियोसिस, सिलिकोलियोसिस, ठीक है। तो इस टाइप से बेटा सिलिकोसिस है, सॉरी वो
नॉट सिलिकोसिस, दैट इज सिलिकोसिस, दिस इज सिलिकोसिस। तो ऐसे बहुत सारे जहाँ जहाँ जिस फैक्ट्री में काम करते हैं। ट्रीटमेंट बेटा सबका ये है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो कायदे से जब आप लोग बड़े आदमी बन जाओगे, कहीं जाओगे और ऐसा होता हुआ देखोगे, तो एटलीस्ट वहाँ के मालिक को आप बताओगे भैया इनको मास्क दो, इनको कैप दो, है ना। इवन यहाँ तक कि जो ईयर है उसको भी क्या होता है कवर करके रखना चाहिए। ये तो ईयर के अंदर डस्ट जा जाके जो एयर ड्रम होता है उसको रप्चर कर देती है। तो कायदे से इसके अंदर पूरा प्रिकॉशनरी अपने को, जो भी इन सब इंडस्ट्रीज़ को चलाते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ तो इन रूल को फॉलो करते हैं, मगर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज इन सारे रूल्स को फॉलो नहीं करती है बेटा। ठीक है, तो जब आप बड़े आदमी बनोगे तो आप फॉलो करना या करवाना, कोई आप में मतलब देखना लाइफ में क्या कर सकते। सो हियर नाउ वी हैव फिनिश द रेस्पिरेटरी सिस्टम विथ दिस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, और इस पे मेरे को एक चीज़ लास्ट आपको ये बतानी है, ये लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए एक मशीन आती, छोटी मशीन होती है जिसे हम बोलते हैं स्पायरोमीटर। ठीक है, ये लंग्स की एक्सरसाइज के लिए होती है। ऐसी ये प्लास्टिक की होती है बेटा, इसके अंदर ऐसे 3 चैम्बर बने होते हैं, और तीनों चैम्बर में यहाँ पर एक बॉल होती है अलग अलग कलर की। ठीक है, और यहाँ पर एक ऐसे कॉरुगेटेड पाइप लगा होता है ना। और यहाँ से इसको पेशेंट क्या करता है, फूंकता है, तो ये ऊपर उठेगा। कुछ दिन बाद ये भी ऊपर उठेगा, और कुछ दिन बाद तीनों एक साथ ऊपर उठेंगे। ठीक है, तो ये किस लिए, ये क्या है कि बेटा लंग्स एक्सरसाइज है। ठीक है, तो आप लोग लंग्स एक्सरसाइज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये नीट में आता है। स्पायरोमीटर जो है दैट इज टू मेजर, एक तो लंग्स कैपेसिटी को मेजर करने के लिए भी है। ठीक है, सेकेंड चीज हम लोग इसको लंग्स एक्सरसाइज के लिए भी यूज करते हैं। ओके, नाउ इट इज फिनिश्ड, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लासेस वी विल स्टार्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम। और एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।